everyone. I welcome all of you on this platform, which I have built for taking up my passion, that is the passion for teaching, guiding, and mentoring aspirants for different competitive exams. So, before I start, it is my prime duty to introduce myself. So, my name is Amjad, and I am a civil servant since past 7 years. But before that, I have been a mentor of civil services aspirants for more than a decade now. So deep inside, I am a teacher by passion. So why I came on this platform? Because apart from delivering services in the field in which I am serving currently, some time which I usually get out of my busy job hours, I want to dedicate it to the service of civil services aspirants and aspirants of various examination across the country. Okay, so I can go purely English medium also, but considering the demographics of the country, I will prefer to go bilingual. जो कोर कॉम्पिटेंस रहा है मेरा वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने का रहा है, तो मेरा कोर फोकस जो है इसमें भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरा फील्ड भी यही रहा है, मेरा पैशन भी पढ़ाने का इसी फील्ड में रहा है। हालांकि आई विल कवर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी कमेंट सेक्शंस में, कभी भी किसी को भी किसी तरीके की हेल्प की भी ज़रूरत होगी, सो आई विल बी देयर, ठीक है। लेकिन मोस्टली मेरा कोर कॉम्पिटेंस जो है वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो अब मैं आज जो है सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा सिविल सर्विसेज के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो डाउट्स रहते हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कैसा होता है, सिविल सर्विसेज के लिए एज ए करियर ऑप्शन ये कैसा है, और इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए। मेजर क्वेरीज जो है मैं इसमें डील करूँगा, ठीक है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज जो है ये बेसिकली एक गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है। एक गवर्नमेंट सर्विस है जो आपकी एंट्री कराती है किसमें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है। जो अपना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर जो है आपकी एंट्री होती है ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है सेंट्रल लेवल पे भी होता है और ये स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, और स्टेट लेवल पे इसको कंडक्ट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है। अब यूपीएससी में ये बहुत लेमन लैंग्वेज में लोगों के दिमाग में, लोगों के अंदर फेमस किस नाम से है, आईएएस का एग्जाम है, आईपीएस का एग्जाम है, आईएफएस का एग्जाम है, ठीक है, फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, आईआरएस है, या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको आप बोलते हैं, इंडियन रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, कई सारी सर्विसेज इसके अंडर आती है। स्टेट सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तेलंगाना में तेलंगाना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पंजाब में पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री कराती है एक सर्विस में जिसे कहते हैं आप सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी पता भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। अब एज ए करियर ऑप्शन ये कैसा है, ठीक है, एज ए करियर ये कैसा है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैं डील करूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपका पैशन कैसा है, ठीक है। एज ए करियर वन ऑफ द मोस्ट एस्पायर्ड फॉर, एक ऐसा करियर जिसके लिए मैक्सिमम लोग एस्पायर करते हैं, ठीक है, और एक ऐसा करियर जो बहुत स्टेबल ग्रोथ भी आपको इंश्योर करता है और बहुत ही डाइवर्स ऑप्शन अवेलेबल कराता है सर्व करने के लिए, ठीक है। तो एज ए करियर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पसंद है, सर्विस इन डिफरेंट फील्ड्स पसंद है, ठीक है। और एज ए करियर ये जस्ट लाइक अनदर जॉब है, हालांकि इसमें बाहर से दिखने वाली ब्यूटीज बहुत ज्यादा हैं, मैं अंदर जो देखता हूँ उतनी ज्यादा ब्यूटीज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ इसको करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। हाँ, जो हमारा सेटअप है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम का, इसमें एक पाइवटल रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज एज ए करियर, ठीक है। हाँ, इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा गया है, सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूज्ड टू कॉल इट स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, गेट द पॉइंट। तो बहुत अच्छा करियर है इसमें, और इसमें प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा है, आपके पास पावर्स भी बहुत ज्यादा होती है, और सोसाइटी में डेफिनेटली प्रेस्टीज तो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है इन एग्जाम्स के लिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के पहले दिन आप आम आदमी होते हैं, क्वालिफाई करते हैं अगले दिन पता नहीं क्यों मीडिया भी, सोसाइटी भी, लोग भी सेलिब्रिटी वाला फील देने लगते हैं एक सिविल सर्वेंट को, ठीक है। हालांकि जब सर्विस ज्वाइन करता है ट्रेनिंग के बाद, जब ऑन फील्ड आता है तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन हाँ
ये एक वन ऑफ द मोस्ट एस्पायर्ड फॉर करियर्स है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि कितना गारंटी है कि एक इंसान मेहनत करेगा और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही लेगा, ठीक है। उसकी देखो कोई गारंटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले, डिसेंटली प्रिपेयर करने वाले लोग कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होते। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पिछले 11 साल का, कि डिसेंटली जिन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, भले ही उनको डेस्टिनी ने सिविल सर्वेंट नहीं बनाया हो, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो एज ए करियर जस्ट नॉर्मल करियर की तरह है, लेकिन मोस्ट एस्पायर्ड फॉर करियर है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं कि इस एग्जाम के लिए कब इंसान की एलिजिबिलिटी जो है वो कब हो जाती है। इस इंसान के लिए एलिजिबल तो इंसान हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पे ये है कि इसमें पीएचडी एमफिल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे हमको स्कॉलर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे इट इज एन एग्जाम ऑफ मीडियोक्रिटी विद कंसिस्टेंसी, मीडियोक्रिटी विद कंसिस्टेंसी। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में, कंसिस्टेंट है अपने हार्डवर्क में, तो ये एक एग्जाम आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर स्कॉलर्स की जरूरत होती तो क्वालिफिकेशन बहुत हाई रख देते, अगर बहुत ही सुपर ब्राइट स्टूडेंट्स की जरूरत होती तो मार्क्स का एक क्राइटेरिया रखते कि 90% प्लस वाले ही दे सकते। सिंपल 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके बाद आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने के बाद ये क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का सवाल आता है, सर कितने साल लगते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल लगते हैं, ठीक है। मैंने अपने 11 साल के करियर के इसमें 11 साल के एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूं कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने प्रिसाइसली 2 इयर्स में ये एग्जाम क्रैक किया है। 1 साल प्रिपरेशन का होता है और 1 साल प्रोसेस ऑफ द एग्जाम का होता है, तो कम से कम 2 साल लगते हैं। 1 साल प्रिपरेशन और एग्जाम का प्रोसेस भी जो है वो 2 साल का है, क्योंकि एग्जाम की 3 स्टेजेस होती है। एक होती है प्रीलिम्स, एक होती है मेंस, और एक होती है इंटरव्यू। तो एग्जाम की जो स्टेजेस हैं वो 3 हैं, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर निकल जाता है, और एक ईयर आपका प्रिपरेशन का हो गया, तो मिनिमम 1 ईयर लगते हैं। और कुछ लोगों को मैंने 2 साल में भी क्वालिफाई करते हुए देखे, कुछ लोगों में 3 साल में भी क्वालिफाई करके देखा है, ठीक है। कुछ लोग पंचवर्षीय योजना बनाकर भी घर से आ जाते कि 5 साल भी लग जाए तो करना है, ठीक है, और करके भी दिखाया। कुछ लोगों ने 5वें साल में, 6ठे साल में भी क्रैक किया। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक आइडियल एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑन एन एवरेज करीब करीब 3 साल इसमें जो है मिनिमम चाहिए ही चाहिए। प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके सारा मिला के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट की। अब ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो 2 साल में कर लेंगे, एवरेज से थोड़ा सा बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो 3-4 साल लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस एग्जाम के लिए क्या प्रेरिक्विजिट है। बहुत सारे लोगों के बीच में एक मिथ है, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इसमें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स ही ज्यादा एक्सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कई सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं टॉप रैंकर्स की, जो इंजीनियर्स हुए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुए, जो डॉक्टर्स हुए, मेडिसिन बैकग्राउंड से हुए, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी हैं जो मास्टर्स, जो एमबीए वगैरह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या वहां से आए, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वालों का ही ये एग्जाम है। ये एक मिथ है जिसे जरूरी है ब्रेक करना, कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ही सिर्फ आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। हालांकि मैंने ये देखा है कि कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आर्ट्स वालों से ज्यादा बेटर रैंक लेकर आते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना है, ठीक है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड कहीं से कहीं तक मैटर नहीं करता कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आप पढ़ाई करोगे ऑल टुगेदर वो नई पढ़ाई होगी, और उसमें पूरा सिलेबस कवर करने में 1 साल के आसपास का टाइम लगेगा। 9 मंथ्स की रेगुलर स्टडी, फिर रिविजन्स, अपडेशंस एंड ऑल। उसके लिए स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो जस्ट मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि ये होता क्या है एग्जाम में, एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल आता है कि कितने आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि 16 घंटे, 17 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे। अच्छा, जो एग्जाम बंदा क्वालिफाई कर लेता है वो तो घंटे 2-4 और ही बढ़ा लेता है, खुद चाहे 8 ही घंटे पढ़ाई की हो, इंटरव्यू में मीडिया वालों के सामने बोले मैं तो 18 घंटे पढ़ रहा था, 16 घंटे पढ़ रहा था। प्रैक्टिकलिटी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप कितना सिंसियरली पढ़ाई करते हो। घंटे मैटर नहीं करते, आपकी क्वालिटी स्टडीज मैटर करती है,
ठीक है। अब 3 घंटे किताब के साथ बैठे हो लेकिन साथ में इंस्टाग्राम भी चलाया, रील्स भी चलाया, तो डजंट मैटर्स। एक्चुअली आपने क्वालिटी स्टडी कितना टाइम किया है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रोडक्टिव 1 घंटे का स्टडी है और अनप्रोडक्टिव 6 घंटे का स्टडी है, तो वो 6 घंटे का मुझे बेकार लगता है, 1 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से दिया, मैं एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्टडी, 7 hours to 9 hours क्वालिटी स्टडी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी स्टडी, उस वक्त मैं प्रोडक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं कि वो प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे खुद के साथ भी धोखा नहीं कर रहे, बुक्स के साथ भी धोखा नहीं कर रहे, पेरेंट्स के साथ भी धोखा नहीं कर रहे, उसको कहते हैं क्वालिटी स्टडी। तो क्वालिटी स्टडी 7 से 9 घंटे की बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको कम से कम 12 महीने तक। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर लो जो 3-4 महीने की तैयारी से क्रैक हो जाएगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इवन आपने प्री दे दिया, क्वालिफाई कर दिया, मेंस ले लिया, क्वालिफाई कर लिया, और इंटरव्यू में पहुंच के अगर आप ड्रॉप आउट हो गए तो यू कैन नॉट अफोर्ड 1 महीने का ब्रेक। यू हैव टू स्टार्ट वेरी नेक्स्ट वीक और मे बी नेक्स्ट डे ऑल्सो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे, आफ्टरनून में देखा रिजल्ट आ गया, हम फेल हो गए, और इवनिंग में लाइब्रेरी में पहुंच गए वापस स्टडी करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है आप क्वालिटेटिव स्टडी कितना करते हो। लेकिन फिर भी मैंने एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी जवाब दे दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा टॉप लेवल का सवाल जो इसमें आता है कि क्या ये एग्जाम कोचिंग करके क्लियर होगा या ये एग्जाम सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर होगा। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे भी जो है मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कोचिंग करने के बाद भी मैंने बच्चों को फेल होते हुए देखा, और सेल्फ स्टडी करने के बाद भी मैंने बच्चों को रैंक लाते हुए देखा। ठीक है, और मैंने ऐसे भी देखे कि कोचिंग कर ली 3-3 साल तक फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। ऐसा भी देखा कि कोचिंग करी और फर्स्ट साल में क्रैक हो गया। तो इसका मतलब कोचिंग या सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं डजंट मैटर मच। वाई डजंट मैटर मच? क्योंकि अगर कोचिंग करने गए आप क्लासेस में और वहां पे भी अपने आप को बेवकूफ बनाते रहे कि हाँ मैं क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, रोज क्लास में जा रहा हूँ और 6 घंटे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो घंटे गिन रहे हो, क्लास में भी जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, रिविजन्स नहीं कर पा रहे, अपडेशन नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बदले में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रोज अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हो, और आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट, हर तरीके की इंफॉर्मेशन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आप ले पा रहे हो, और अगर उस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हो अपने घर पे बैठे बैठे, तो भी सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी नहीं मैटर करेगा, मैटर क्या करेगा, आपका खुद पे कितना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, कि कोचिंग में जाके आप पढ़ाई कर रहे हो या आप यारी दोस्ती कर रहे हो, घूमने फिरने निकल रहे हो, टाइम वेस्टेज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा मैटर करेगा आपका डिसिप्लिन, कि अगर कोचिंग कर रहे हो तो कितना डिसिप्लिन उसमें हो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कितना डिसिप्लिन उसमें हो। ठीक है, प्लीज मार्क दिस सेंटेंस। आई हैव सीन पीपल टेकिंग कोचिंग्स 3-4 times but still failing. I have seen people taking coaching first year and qualifying. I have seen people doing self-study in 1 or 2 years and qualifying. I have seen people doing self-study for 10 years and failing. Get the point? Which means it doesn't matter whether you go for coaching. हाँ, कुछ चीजें हैं, rather than coaching मैं आप एक word use कर सकता हूं यहाँ पे, that is called guidance. किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में अगर आप काम करते हो, गाइडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप कहीं पे भी लॉस्ट हो सकते हो। इस केस में आपका गाइड आपको हेल्प करता है टू डिफाइन योर लिमिट्स। गाइड की जरूरत पड़ती है टू डिफाइन लिमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, गाइडेंस किस लिए जरूरी है? टू कंसिस्टेंटली मोटिवेट यू, क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है लाखों लोग एग्जाम देंगे, कहां मेरा ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ऐसे टाइम पे गाइड की भी बहुत जरूरत है। एंड टू कीप यू
अपडेटेड एंड अलाइंड। कभी कभी हम वो चीजें पढ़ने लगते हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो ऐसे केसेस में अगर आपको अलाइन रहना है, अलाइन रहने के लिए आपको क्या करना है, जरूरी है कि किसी की गाइडेंस में रहना। हालांकि ये भी प्री रिक्विजिट तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट किसी हद तक हो जाता है ये, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस है आपका राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल। राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल, ये भी बहुत जरूरी है, और ये भी आपको गाइडेंस से बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाती है कि गाइडेंस ऑल्सो हेल्प्स यू टू चूज द राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल। ओके, और गाइडेंस से आप थोड़ा डिसिप्लिन भी रहते हो कि टारगेट बेस्ड स्टडी जो है वो ज्यादा कर लेते हो, ठीक है। तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी इज नॉट ए क्वेश्चन टू मी, माय क्वेश्चन इज गाइडेंस और विदाउट गाइडेंस। तो गाइडेंस से काम इजी हो जाता है, ठीक है। अब कोचिंग जो है वो मोस्टली क्या करती है, आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन बना देती है, डिसिप्लिन, ठीक है। एक कंसिस्टेंटली आप कंपटीशन में लोगों से मिलते हो तो एक माहौल बन जाता है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, और कंसिस्टेंटली आपका चेक्स एंड इवेल्युएशंस हो जाता है कोचिंग में। ये चीजें जो है, ये कोचिंग के कुछ एडिड एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से कोचिंग जो है आपका टाइम एंड एफर्ट थोड़ा रिड्यूस कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोचिंग रिड्यूसेस योर टाइम एंड एफर्ट 110%, नो क्वेश्चन अबाउट इट। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन प्रोवाइडेड उसमें भी आप सिंसियर हो उस कोचिंग में, यू चूज द राइट प्लेस, यू डोंट गो एंड गेट चीटेड समवेयर, यू चूज द राइट पीपल जिनके बीच में रहना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि कब इसका एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि मेरे पास ही ले आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में है जी, 10th क्लास में, और इसको क्या करना है जी, इसको आईएएस करना है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में है, 12th क्लास में है, और क्या सब्जेक्ट स्ट्रीम लिया है, बोला आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, और क्या करना है जी, इसको भी आईएएस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने पीजी कर लिया, अब कुछ करने को नहीं है, अब आईएएस करना है। ये अलग अलग केसेस हैं जो आते हैं, हम मतलब कई दफा मेरे पास भी गाइडेंस के लिए ऐसे लोग आए हैं, ठीक है। उन पेरेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चे को 10th में ये कह रहे कि तुम्हें आईएएस करना है, उन पेरेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे से भी पूछ लो वो क्या करना चाहता है, क्योंकि 10th एक ऐसी जगह है जहां से वो कहीं को भी उड़ सकता है। 10th उसके लिए सारे फील्ड खुले रख रहा है, ठीक है। 10th में वो मेडिसिन फील्ड में जा सकता है, 10th में वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, 10th से वो ये डिसाइड कर सकता है कि ह्यूमैनिटीज के फील्ड में जाएगा, और ह्यूमैनिटीज के फील्ड में जाके भी आगे बिजनेस में भी जा सकता है, आगे जाके वो एकेडमिक्स में भी जा सकता है। बच्चे से प्लीज ये पूछ लो, 10th में बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर आईएएस का भूत मत थोपो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि 10th में उसको ये तो बोलो ही मत तुम्हें आईएएस करना है, उससे पूछो तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हें ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, साइंसेस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, पहले उसका स्ट्रीम दिलाओ। जब बच्चा 11th और 12th में है उसे प्रॉपरली उन क्लासेस को पढ़ने दो। मुझे नहीं लगता ये भी एक राइट टाइम है कि उसको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट जबरदस्ती दिलवाना और आईएएस का उसके दिमाग में, क्योंकि आप उसकी एबिलिटी को, उसकी पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो सिर्फ एक जगह फोकस करवा के, जबकि वो हजारों चीजें एक्सप्लोर कर सकता था। बच्चा आपका कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन आपने उसको आईएएस का दिमाग में डाल के 10th के बाद उसकी सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का उसका पोटेंशियल खत्म कर दिया। अच्छा, हर बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बना होता, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बना होता, किसी का बिजनेस में बहुत एक्सेलेंस होता है, किसी का इंजीनियरिंग टेक्निकली माइंड जो बहुत साउंड होता है। तो ये चीजें उन बच्चों के ऊपर कभी भी नहीं थोपनी है, ठीक है। जब एक बच्चा 12th पास करे, ये एक सही टाइम है जब वो एक बार थॉट दे कि अब उसको कहां को जाना है, क्या उसको मेडिसिन में जाना है, क्या उसको इंजीनियरिंग में जाना है, क्या उसको बिजनेस में जाना है, क्या उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है, क्या उसको सिविल सर्विसेज में आना है। 12th के बाद उसको थॉट देने दो। अगर 12th के बाद प्रॉपरली डिसाइडेड है कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तब जाके मुझे लगता है उसका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो है वो सही टाइम पीरियड होगा जब वो सोचेगा कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
फर्स्ट ईयर में आराम से अपना टाइम ले, नई स्ट्रीम में आया है, 6-8 महीने उस स्ट्रीम के साथ फेमिलियर हो जाए, उसके बाद सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखना शुरू करे कि सिलेबस क्या है। सिविल सर्विसेज का पढ़ाई ना करे, सिलेबस देखे। कब? ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में सिलेबस देखे, बेसिक बुक्स देखे कि बेसिक बुक्स पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालाइज कर ले कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जस्ट एक बिगिनिंग करें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में अब वो बेसिक्स का स्टडी शुरू करे। सेकेंड ईयर में अब वो बेसिक्स का स्टडी शुरू करे, प्लस वो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाले। ये पूरे सेकेंड ईयर का काम होना चाहिए, बेसिक्स प्लस न्यूज़पेपर। समझ रहे मेरी बात को? फिर जाके थर्ड ईयर में आके वो एडवांस सिलेबस पढ़े, कोचिंग करना है तो करना स्टार्ट करे मिड ईयर के बाद, और थर्ड ईयर में वो एडवांस सिलेबस पूरा जितना है उसको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करे। सेल्फ स्टडी करना है तो गाइडेंस के अंडर करे, और कोचिंग करना है तो कोचिंग करना लेटर पार्ट में शुरू करे। और बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक बार उसका सिलेबस पूरी तरह दिमाग में होगा और काफी ज्यादा चीजें उसने पढ़ाई भी कर ली होंगी। ब्लैंक ब्रेन्स के साथ मुझे नहीं लगता कोचिंग में जाना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटीज का जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ होना चाहिए, तब कोचिंग में जाने का फायदा भी है। हालांकि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसा क्लेम करती हैं कि हमने एनसीईआरटी से ही शुरू करना है, एनसीईआरटी से पढ़ाना है, लेकिन रियलिटी में बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहां बाद में फैक्चुअली ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब थर्ड ईयर के बाद फिर 1 ईयर कंप्लीट फुल फ्लेजेड स्टडी करे सिविल सर्विसेज के लिए, और कंप्लीट फुल फ्लेजेड स्टडी करने के बाद आराम से वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठे, ग्रेजुएशन के 1 साल करने के बाद। ये मुझे लगता है एक आइडियल स्ट्रेटेजी होती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, जो हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि आप कब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो क्या सेकंड ऑप्शन खुला रखना चाहिए, कोई ना कोई, जैसा छोटा मोटा कोई जॉब और भी हो, पैरेलली तैयारी कर। मेरा ये मानना है, अगर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फुल फ्लेजेडली सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हो, अब एग्जाम में पास हो जाओ या फेल हो जाओ, उससे फर्क फिर नहीं पड़ेगा। अगर आपने फुल फ्लेजेडली सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन किया होगा, 100% अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, कुछ और फील्ड में बहुत अच्छा कर लोगे। ये छोटे छोटे सेकेंडरी ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन एग्जामिनेशन, ये तो फिर आराम से निकाल लेता है इंसान, और ये वेट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एक टाइम पीरियड है, आप जब 18 साल के हो जाएं, 21 साल में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, 21 से लेके आप 23 तक तो एटलीस्ट सिविल सर्विसेज को प्रॉपरली दे दो, ठीक है। इसके बाद 23 साल के बाद भी आपके पास बहुत टाइम है सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करने का। और अगर एकेडमिक्स में आपको चाहिए कि आप एकेडमिक्स का कोई ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं, साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस मोड से हायर स्टडीज ऑप्ट कर लें, वो आपको हेल्प ही करेंगी। और डिस्टेंस मोड में प्रेफरेबली मास्टर्स उस सब्जेक्ट में करना शुरू करो जो आपका ऑप्शनल भी है, तो वो ड्यूअल एडवांटेज हो जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगा। उधर से मास्टर्स की डिग्री भी होती रहेगी और उधर से आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब सिविल सर्विसेज सोच ही लिया, 12वीं में ही सोच लिया, तो पहले एक्सक्लूसिवली इसको देना है, कम से कम 1-2 साल तो एक्सक्लूसिवली देने। सेकंड ऑप्शन उसके बाद एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट, 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद ना आपको अपनी कैपेबिलिटी समझ आ जाती है। आपको खुद ही लगता है कि अब मुझे सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, या मैं निकाल लूंगा सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। कब स्टार्ट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इफ वी फेल, ये वाला जो डाउट है ये सभी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये वाली चीज तो सोचनी ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये आपके पूरे रिदम को बिगाड़ देती है, कई दफा डिमोटिवेट इतना कर देती है कि आप उस फील्ड को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हो, ठीक है। व्हाट इफ आई फेल, इसके लिए मेरा आंसर यह है कि थिंक आफ्टर यू फेल। जब आप फेल हो जाओ उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है।
पहले से ही व्हाट इफ आई फेल इज अ डिमोटिवेटर। थिंक आफ्टर यू फेल। जब आप फेल हो जाओ उसके बाद सोचो आप क्या करना है। पहले से ही सोचना कि व्हाट इफ आई फेल, मुझे नहीं लगता दिस इज अ रेलेवेंट थिंग टू थिंक, रेलेवेंट थिंग टू पॉन्डर अपॉन इन द वेरी बिगिनिंग। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चंस जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये होते हैं, क्या यूपीएससी की तैयारी करें या पहले स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, और उसके बाद जब स्टेट पीसीएस निकल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, फिर हम यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। मेजॉरिटी करियर इस अप्रोच ने खा लिए। मेजॉरिटी पोटेंशियल सिविल सर्वेंट्स जो हैं इस चीज की वजह से गए कि उन्होंने पहले क्या सोचा है, जॉब सिक्योरिटी। उन्होंने पहले सोचा हम जॉब सिक्योरिटी ले लें, और जॉब सिक्योरिटी के बाद हम किस पे आएंगे, यूपीएससी पे आएंगे। आई एम पुटिंग अ बिग क्रॉस टू दिस अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर पोटेंशियल सिविल सर्वेंट्स, पोटेंशियल आईएएस ऑफिसर्स इस चक्कर में मारे गए, वो ऐसा देखा है। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी के पीछे वो एसएससी का भी एग्जाम दे रहे थे, वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे थे, वो स्टेट के छोटे छोटे एग्जाम भी दे रहे थे, और एट द सेम टाइम वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ाई कर रहे थे। अगर अगर आपके पास दो चीजें हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, कि आपके पास एम्पल फाइनेंशियल बैकअप है, आपके पेरेंट्स आप सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक अच्छी फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ठीक है, फाइनेंशियली जो बहुत ही ज्यादा वीक है स्टूडेंट, उसके लिए तो मैं समझ में भी आता है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके पास है, उसको तो कतई भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले जॉब सिक्योर करूं और फिर ये वाला एग्जाम दूं। नहीं, पहले आप ये वाला एग्जाम दो, अगर क्रैक हो गया तो जॉब इसी से सिक्योर हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? और अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, घर में लोग हैं उठाने वाले, पापा हैं, भाई हैं, बाकी लोग हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले लोग अगर आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी उतना सोचना चाहिए और फिर यूपीएससी करना है जॉब सिक्योरिटी के बाद। जॉब में आने के बाद 50% रिदम जो है वो आपका वर्कलोड खा लेता है, 50% रिदम जो है आपका वर्कलोड ले लेता है, ठीक है। और 50% जो आपका मोटिवेशन है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि 50% मोटिवेशन किस वजह से चला जाता है, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करने लगते हैं। पैसा आ रहा है तो ये एक डिमोटिवेशन होती है, ठीक है यार ये जॉब भी तो अच्छी है, इसमें भी तो सैलरी अच्छी है, ठीक है। ये वाला मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इफ वी फेल, मुझे नहीं लगता आपको इन द वेरी बिगिनिंग आपको सोचना चाहिए। लेटर स्टेजेस में जब 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ तब सोचने लगना चाहिए, और तब सेकंड ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स और बेसिक मेजर क्वेश्चंस हैं जो सिविल सर्विसेज के बारे में हर किसी के को इसका आंसर जरूरत होता है। ये कब शुरू करना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर फेल हो गए तो क्या होगा फिर, और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आप नंबर्स पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे लाखों एग्जाम देते हैं, फिर उनमें से सिर्फ 1000 लोग पास होते हैं, 0.01% चांसेस है सक्सेसफुल का, तो नंबर्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग। ये याद रखना, नंबर्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग, क्योंकि जो क्वालिफाई करने वाले होते हैं वो सब आप में से ही होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने नंबर्स पे फोकस किया होता तो शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो नंबर्स आर मिसलीडिंग, नंबर्स पे मत जाओ, कभी भी मत जाओ। इतना सोचो, इफ यू स्टडी वेल, if you remain disciplined, if you remain consistent, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस वजह से फेल हुए हों। इतनी सारी होने के बाद ये लोग अगर फेल हुए हों, ऐसे मेरे पास बहुत ही कम केसेस हैं। भले एग्जाम उनसे पास ना हुआ हो, लेकिन लाइफ में उन्होंने एग्जाम से भी बहुत ज्यादा बढ़िया किया है। समझ रहे मेरी बात को? तो अच्छा पढ़ाई करना, डिसिप्लिन रहना अपनी लाइफ के साथ, और कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क रहना, ठीक है, ये जरूरी है। और ऐसे हर बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है मैंने क्वालिफाई करते हुए अपने पूरे 11 साल के एज ए मेंटर भी, मैंने एज करियर में 11 साल में ये देखा। अब सिविल सर्वेंट में होने के बाद भी जो सिविल सर्विस में लोग आते हैं, उनकी कॉमन एक चीज होती है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो बहुत कंसिस्टेंट रहे होते हैं अपनी स्टडीज के बाद, स्टडीज के दौरान, ठीक है। सिविल सर्विसेज में आने के बाद हो सकता है चीजें बदल भी जाती हूँ कुछ लोगों में, आई कैन नॉट से दैट, लेकिन जब वो स्टडीज में थे तब वो बहुत ही ज्यादा
डिसिप्लिन थे, तब वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे और तब वो बहुत कंसिस्टेंट थे। ठीक है, तो नंबर्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग एंड नंबर्स एट टाइम्स डिमोटिवेट यू। प्लीज डोंट गो इनटू द नंबर्स, नंबर्स में कभी मत जाना। ठीक है, फोकस ऑन फैक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, प्रीलिम्स में कौन सा सिलेबस है, क्या है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, ये सारे चीजें जो हैं मैं ग्रेजुअली आपके सामने इनकी वीडियोस बना के कमिंग डेज में मैं शेयर करता रहूंगा। इनको थॉरोली फॉलो करना है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द ब्लू करने की जरूरत है सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास करने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, इसके अलावा हम काफी सारी चीजें जो है सिलेबस से रिलेटेड जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी मेरे से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ, या फिर अगर कमेंट में ही मुझे लगा रिप्लाई करना तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा वीडियो के थ्रू, या कमेंट में ही रिप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर, या एक डिस्कशन भी कर सकते हैं कभी अगर मुझे टाइम मिला तो आई कैन ऑल्सो हैव अ 1-to-1 डिस्कशन ऑल्सो ऑन दैट थिंग। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल बेसिक अबाउट सिविल सर्विसेज, हाउ टू फ्रेम योर माइंड whether you want to go for this exam or not। इसमें जो मैंने पेरेंट्स के लिए बात बोली है वो पेरेंट्स को जरूर फोकस करना चाहिए कि 10th में ही एक मासूम बच्चे को आप सिविल सर्विसेज का भूत नहीं डाल सकते। 12th में भी उसका चॉइस पूछना है, कहीं उसका दूसरा तरफ जाने का मन तो नहीं है, और 12th क्लास के बाद is the appropriate time to decide whether civil services is to be chosen as a career or not। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर